ये शुरू करते हैं। आपका जो है मैंने बोला है कि बायोलॉजी का जल्दी खत्म करके आपका एनसीईआरटी का चलाना है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी खत्म करना है। तो चलिए पादप मोर्फोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 47 क्वेश्चन है। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट के लिए जो भी बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप साइंस पढ़ के जाइए, बायोलॉजी का 100% होगा। 12th का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो। पहला क्वेश्चन आपका है कि मूलांकुर मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी ऑप्शन नंबर बी, मुसला जड़। ठीक है, मुसला जड़ें कहलाता है, आप जानते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका अपस्थानिक मूल कहलाता है। तो अपस्थानिक का मतलब अगर आपसे पूछे तो समझिए कि जहाँ पे होना चाहिए, जो मूल स्थान है उसका नेटिव जो प्लेस है, वहाँ से हटकर कहीं और पाया जाएगा, उसी को कहा जाता है अपस्थानिक मूल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। तीसरा प्रश्न है कि डहेलिया की जड़ें होती है, पादप है, तो बताएंगे इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है कंदील तथा पुलकित। ठीक है, याद रखिएगा, कंदील है ना है अल्लाह है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। उप हरी रोही मूल मिलती है, बताइएगा। ठीक है, उपरी रोही बोलिएगा, मूल मिलती है। तो चौथे प्रश्न का सी होगा। आर ठीक है, किसमें मिलती है? तो आर्किडस में मिलती है, आपका सी नंबर सही होगा। देखिए उपरी रोही मूल जो होता है वो क्या होता है ना कि एक मूल स्थान पर ही उत्पन्न होंगे। ठीक है, मूल स्थान पर ही उत्पन्न होगा और विकसित हुआ होगा। अगर बात करें पांचवें प्रश्न का, पांचवा प्रश्न क्या है? हम समझाते हुए चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाइए। न्यूमेटा फोर्स, जब हम वन लाइनर से ऊपर चलेंगे वन लाइनर में तो उसमें हम डिटेल के साथ चलेंगे। ठीक है, न्यूमेटा फोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है। तो बताइएगा न्यूमेटा फोर्स जो है जिसे हम बोलते हैं श्वसन मूल, प्रायः मिलती है, कहाँ मिलती है बता सकते हैं? पांचवा प्रश्न का, तो ये मैग्रोव पादपों में मिलता है। मैग्रोव वन है ना, वहां पे मैग्रोव पादप मतलब मैग्रोव पौधा में। ठीक है, छठे प्रश्न की बात करते हैं। अब स्तंभ मूल जिसे स्टेल रूट, ठीक है, तो अब स्तंभ मूल पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है ये बताइए। अब स्तंभ मूल जो है पाई जाती है, छठा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है गन्ने में पाई जाती है। ठीक है, अब स्तंभ मूल का थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्या होता है ना कि जिस जगह पे होना चाहिए उसी जगह होगा, जहाँ पे मूल स्थान है उसका उगने का, वहां पे ही होगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अपना जगह बदलता है, अपना स्थान बदल सकता है। सातवां प्रश्न क्या है? स्तंभ मूल अब होती है, तो बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? सातवां प्रश्न के हिसाब से तो डी होगा। अपस्थानिक जड़ें हैं। लीजिए स्तंभ मूल क्या है? अपस्थानिक है, मतलब ये कई जगह पे भी मिल सकता है, एक जगह से हटकर दूसरे जगह पे ही मिलेगा, मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे। यहाँ पे स्तंभ मूल मतलब होता है कि एकदम उसी स्थान पे, है ना, लेकिन नहीं, स्तंभ मूल मतलब अपस्थानिक जड़ें हैं कि कहीं भी मिल सकता है, किसी भी स्थान पे मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है जो कि हम बात कर चुके हैं। आठवें प्रश्न की बात करें, जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें विकसित कैसे होती है? आठवां प्रश्न, तो बी मूलांकुर से होता है। कि मूलांकुर जो है एक वनस्पति विज्ञान से संबंधित शब्द है जिसे हम बीज अंकुरन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होगा। अब नौवां प्रश्न देखिए, गाजर है एक, क्या है गाजर एक बताइए? जड़ है, पुष्प है, तना है, क्या है? नौवां प्रश्न, तो ये है ए, जड़ है, रूट है। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। तो जैसे ही बरगद का पेड़ देखो होंगे उसकी मोटी जड़ें लटक जाती है, कहीं से भी, तना से भी, शाखा से भी निकल जाता है ना, तो वो है, उसे हम रखते हैं स्तंभ मूल में रखा जाता है। स्तंभ मूल का मतलब ही होता है, ये जो जड़ होता है क्या होता है कि पौधे को सहारा देता है, इसलिए स्तंभ मूल है। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होगा? तो हम जानते हैं तना होता है, तना ही तो खाते हैं हम आलू का। ठीक है, 12वां प्रश्न बताइए। 12वां प्रश्न क्या है? पर्णकाय स्तंभ। अब देखिए पर्णकाय स्तंभ है,
एक रूपांतरण है। तो पर्णकाय स्तंभ जो है एक रूपांतरण है। अब बताइए किसका रूपांतरण है? बता सकते हैं? तो ये है बी, तना का ही रूपांतरण है। अब पर्णकाय स्तंभ क्या है? चलिए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इंग्लिश तो आप देख ही रहे हैं। अब चलिए हम अच्छे से बताते हैं पर्णकाय है क्या? पर्णकाय तना का है। तो पर्णकाय जो होता है ना, ये एक तरह से देखिए, जो तना है वो पत्तियों का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना तो सूखे क्षेत्र हो और या शुष्क जलवायु में पाए जाने वाला पौधा है, ठीक है? और ये तना है। इसमें पत्ती जैसे पत्ती लगता है पेड़ में, उसी तरह तना ही पत्ती के रूप में काम करता है। 13वां प्रश्न क्या है? नागफनी में जो है प्रकाश संश्लेषण कार्य होती है। ऐसे प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। कार्य होता है, बताइएगा। तो 13वां प्रश्न का जवाब है बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। समझ गए? पर्णकाय स्तंभ, क्योंकि नागफनी क्या है? एक तरह से तना का ही है ना, मतलब पत्ती इसमें थोड़ी होता है, कांटा होता है। तो वही तना पत्ती के रूप में काम किया। पत्ते जैसा ही होता है उसका तना। 14वां प्रश्न सूखे क्षेत्र में है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? इतना तो आप बता ही सकते हैं। तो 14 प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं डी, कंद, है ना? कंद है। अगर बात करें 15वां प्रश्न की बात करते हैं, तो हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी का जो है हल्दी, उसका कौन सा भाग खाते हैं? यही सवाल है ना 15वां प्रश्न का। जवाब दीजिए। तो ये है बी, प्रकंद खाते हैं उसका। प्रकंद बता सकते हैं प्रकंद क्या होता है? कंद मतलब होता है कंदमूल। कंदमूल, उसका अगर इंग्लिश में बात करें तो राइजोम होता है। ये सब होता है, राइजोम दे देगा बीच में तो हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है कि अदरक है। अदरक क्या है बताइए? इस 4 ऑप्शन का हिसाब से जवाब देना है। अदरक क्या है? तो अदरक हम बी है, राइजोम है। राइजोम, राइजोम को हिंदी में क्या बोले थे? प्रकंद बोले थे। इसे मूलकंद भी बोला जाता है ना? तो यही भाग हम खाते हैं, हल्दी का भी, अदरक का भी, है ना? एक मिनट। इसी का भाग हम खाते हैं, अदरक का भी और हम हल्दी का भी। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न क्या है? प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है ना? ये भी सवाल बनता है। तो ये है आपका तने का परिवर्तित रूप माना जाता है। ठीक है, 18वें प्रश्न की अगर हम बात करें, तो निम्न में से किसकी पत्ती में जो है पर्णदल प्रायः जो है न्यूनीकृत होता है? डी, शुष्को शुष्कोदभिद, जहाँ पे पानी कम हो, वहां पे भी, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में उगता हो, है ना? 19वां प्रश्न है, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं? हम पढ़ चुके हैं, बताइए। जिसमें फूल नहीं बनते हैं, बताइए क्या कहलाएगा? 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो उसका जवाब है 19वां प्रश्न का सी होगा, क्रिप्टोगेम्स होगा। ठीक है, या आपको जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीज में भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से आपका जो भी आंसर आएगा वो ध्यान रखना है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको क्रिप्टोगेम्स लगाना है। क्यों? सवाल क्या है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? क्रिप्टोगेम्स कहलाएंगे। अगर मान लीजिए क्रिप्टोगेम्स नहीं होता तो अनावृत बीज जो है आप टिक लगा देते, जिसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। 20वां प्रश्न क्या है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है उत्पन्न होता है, ये बताइए 20वां प्रश्न का कौन सा है? 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग और इसका डिटेल हम चलेंगे जल्दी ही, एनसीईआरटी का हम लाने वाले हैं। तो 20वां प्रश्न का बी है, रेफ्लिसिया। क्या है? रेफ्लिसिया। ठीक है, रेफ्लिसिया द्वारा क्या होता है? पुष्प उत्पन्न होता है सबसे बड़ा। 21, फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है। फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं? आंसर का जवाब है पुष्पक्रम खाते हैं, डी होगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा महत्वपूर्ण अंग है बता सकते हैं? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है 22 का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है, पुष्प है। सबसे महत्वपूर्ण अंग तो पुष्प ही होता है। 23 क्वेश्चन नंबर है कि परागकोश से जो है वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? स्थानांतरण जो है क्या कहलाता है? तो उसे परागन कहते हैं। परागन मतलब पॉलिनेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें पॉलिनेशन 2 होते हैं, एक स्व होता है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा।
24 क्वेश्चन नंबर, और बातें बाद में करेंगे, बस हिंट दिया है मैंने। 24 क्वेश्चन नंबर है कि एनीमोफिली परगन है, बताइए एनीमोफिली जो परगन है क्या है, बताइएगा किस में होता है, किसके द्वारा होता है, ये बताना है। 24 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है एंटोमोफिली परागन होता है, बताइएगा, मतलब पॉलिनेशन होता है। एंटोमोफिली परागन होता है, बताएंगे। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बी होगा, कीटो द्वारा होता है। ठीक है, एंटोमोफिली आ जाएगा तो कीटो द्वारा, एनीमोफिली आ जाएगा तो वायु द्वारा। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन नंबर है जुफिली परागन होता है, बताइएगा। जुफिली परागन होता है तो किसके द्वारा होता है, बताएंगे। तो आप जान गए वायु द्वारा, तो हम जान ही गए, कीट द्वारा जान गए, तो जुफिली क्या होता है। जू जैसे ही शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा ये हमारा जंतु द्वारा होगा। जू चिड़ियाघर, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आ गया 27 क्वेश्चन। क्या आ गया 27 क्वेश्चन नंबर, आर्निथोफिली परागन होते हैं। अब बताइए आर्निथोफिली आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पक्षियों द्वारा ही होगा। ठीक है, चलिए ये तीनों आपको जो चारों है आपको याद हो गया होगा, जंतु द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा और पक्षियों द्वारा। अब देखिए 28 क्वेश्चन नंबर है जल द्वारा परागन कहलाता है, परागन कहलाता है। अब जल द्वारा, तो जल द्वारा जो होगा उसे क्या कहिएगा, बताइए। तो उससे कहेंगे 28 का आंसर का जवाब बी, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली कहेंगे। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोफिली। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर है जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। 29 का आंसर का जवाब दीजिए। तो 29 का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्लिस्टोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लिस्टोगैमी कहलाएगा। ठीक है, अगर बात करें 30वां प्रश्न, वर्तिकाग्र सदैव खुरददार होता है, खुरददार होता है एवं चिपचिपा होता है, किस पुष्प में होता है। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, कीट परागित पुष्पों में होता है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि निषेचन के पश्चात बीजों के विषावरण विषावरण विकसित होते हैं। विषावरण जो है विकसित होते हैं वो कहाँ होते हैं, बताइएगा। 31 का क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये होता है अध्यावरणों से होता है, अध्यावरणों से होता है। ठीक है, ये जान लीजिए। अगर बात करें 32 क्वेश्चन नंबर का, द्विव निषेचन की बात करें, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मुख्य लक्षण है, तो बताइएगा। निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन को ही बोलते हैं निषेचन, तो द्विव निषेचन मतलब डबल। तो बताइएगा उसका मुख्य लक्षण कहाँ होगा, किसमें होगा। 32 का आंसर का जवाब दीजिए। तो 32 का आंसर का जवाब आप जानते हैं डी, आवर्त बीजों में होता है। ठीक है, आवर्त बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में करिए, बता चुके हैं। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 33वां प्रश्न है बिना निषेचन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। बिना निषेचन का उसे क्या कहेंगे। 33वां प्रश्न का बी, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर है कि एक सत्य फल मतलब ट्रू फ्रूट बोलते हैं, सत्य फल ट्रू फ्रूट है ना, परिवर्धित होता है। तो परिवर्धित होता है तो किस में होता है, एक सत्य फल है जो परिवर्धित होता है, तो कैसे होगा जो सत्य फल है, बताएंगे। तो ये अंडाशय से होगा, किससे होगा, अंडाशय से। ये भी क्लियर। 35 क्वेश्चन नंबर है। 35 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है, मतलब ट्रू फल नहीं है, असत्य फल है, बताइएगा कौन है। 35 का आंसर का जवाब, तो ये हमारा सेब जो है, एप्पल जो है, असत्य फल में आता है। 36 क्वेश्चन नंबर है नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो नारियल तथा आम के फल होते हैं तो सी होता है, डूब पे होता है, ये आप जान गए। 37 क्वेश्चन नंबर है पके हुए आम का खाने योग्य जो है आकारिकीय भाग होता है, मतलब मोर्फोलॉजी। ठीक है, तो मोर्फोलॉजी भाग होता है, कौन सा भाग होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आकारिकीय को ही। तो बताइएगा कौन सा भाग होता है खाने योग्य, पके हुए आम का बात हो रहा है, बताएंगे। 37 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य फलभीत होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 38 का, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो नारियल का कौन सा भाग खाइएगा, ऊपर वाला भाग तो खाइएगा नहीं, तो बताइए कौन सा खाइएगा। तो बी, पूर्ण पोष भाग खाएंगे, मतलब अंदर वाला भाग खाएंगे।
39 क्वेश्चन नंबर, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची का फल बीज तो खाइएगा नहीं, उसका ऊपरी भाग खाइएगा। लीची खाएं कि नहीं? लीची खाएं तो बताइए कौन सा भाग खाइएगा? 39 का आंसर का जवाब बी होगा, एरिल भाग। एरिल भाग होता है, उसी को खा सकते हैं आप। 40 प्रश्न है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग बताइए। सेब आप खाते हैं, एप्पल खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, वो बताइए कौन सा भाग खाइएगा, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। 40वां प्रश्न का, तो ये मसल पुष्पासन खाते हैं, मसल उसका खाते हैं, है ना, ऊपर से ही खा लेते हैं हम लोग ना। नाशपाती बताइए, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का क्या खाइएगा? पुष्पासन ही खाइएगा, गुदेदार होता है तो नाशपाती का ऊपरी भाग ही तो खाइएगा, पुष्पासन ही खाइएगा। ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? मतलब बीज होगा लेकिन फल नहीं, बताइएगा किस में नहीं होता है, बताइएगा, उसका नाम बताना है आपको। 42 का, तो साइकस का नाम सुने होंगे, इसमें जो है बीज होगा लेकिन फल नहीं होगा। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर है कि बीज मतलब सीड्स विकसित होता है, तो कैसे विकसित होता है बताएंगे? 43 का, तो बी, बीजांडों से विकसित होता है। किससे? बीजांडों से। 44 क्वेश्चन नंबर है कि सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? बताइएगा, सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है, बता सकते हैं तो बताइए। 44 का आंसर का जवाब, तो ये हमको राइजोफोरा में पाया जाता है, राइजोफोरा में पाया जाता है। अगर 45 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो अधोभूमिक अंकुरन, ठीक है, पाया जाता है। तो अधोभूमिक अंकुरन मतलब बताइएगा पाया जाता है तो किस में पाया जाएगा? 45 का आंसर का जवाब दीजिए, तो बी होगा मक्का में। ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है, तो भूमपोरिक अंकुरन जो है पाया जाता है, बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, अरंडी में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी पादप है? कौन सा एक कीटहारी पादप है बताइएगा, मतलब पौधा कीटहारी पादप है, कीट को खाने वाला। आप अच्छे से जानते हैं, घटपर्णी को बोला जाता है। क्लियर हो गया 47 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका